और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घाना के राष्ट्रपति जॉन से मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां अकरा के जुबली हाउस में दोनों नेताओं के साथ बातचीत हुई है। भारत और घाना के बीच कई द्विपक्षीय समझौतों पर बातचीत हुई। तो पीएम मोदी की घाना के राष्ट्रपति जॉन से मुलाकात हुई है। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी की घाना के राष्ट्रपति जॉन से मुलाकात हुई। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की घाना के राष्ट्रपति जॉन से मुलाकात हुई। अकरा के जुबली हाउस में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। भारत और घाना के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की घाना के राष्ट्रपति जॉन से मुलाकात हुई। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की घाना के राष्ट्रपति जॉन से मुलाकात हुई है। इस दौरान भारत और घाना के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेशनल हेराल्ड केस में आज सुनवाई होगी। तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई होने वाली है। दिल्ली कोर्ट प्रतिदिन 8 जुलाई तक सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली कोर्ट हर रोज 8 जुलाई तक सुनवाई करेगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली कोर्ट प्रतिदिन 8 जुलाई तक सुनवाई करेगा।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से दिल्ली कोर्ट हर रोज 8 जुलाई तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई करने वाली है, पूरी जानकारी क्या है, इसको लेकर दर्शकों को बताइए। देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट नेशनल हेराल्ड केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज से सुनवाई शुरू करेगा और 8 जुलाई तक लगातार नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई होगी। नेशनल हेराल्ड कोर्ट में कहा गया था कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत में जो एक कंपनी बनाई गई उसमें पैसा ट्रांसफर किया, जिसे यंग इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों के शेयर हैं, जो पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग इस कंपनी के नेशनल हेराल्ड के जो मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े हुए कनेक्शंस हैं उनके नाम पर है और उन्हीं की अगुवाई में कंपनी रन कर रही है। इसको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि नेशनल हेराल्ड को का जो अकाउंट था, उसका जो पैसा था, उसका प्रॉपर्टी था और नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए 3 जो अखबार है, पूरा मीडिया हाउस है, उसकी जो संपत्ति है वो एक कंपनी को बनाकर ट्रांसफर किया गया है, जिसके पैसे को वहां पर भेजा गया है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और इसमें कुछ पैसा जो है कई जगह से दान के रूप में भी जो लिया गया था, चंदे के रूप में भी लिया गया था, उस पैसे को भी उसी में ट्रांसफर किया गया है। इसलिए यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल साबित होती। फिलहाल जब 8 जुलाई तक लगातार सुनवाई होगी तो राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस के तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु भी पेश होंगे। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से लगातार इस केस में वकील के तरफ से पक्ष कांग्रेस का, नेशनल हेराल्ड कंपनी मीडिया हाउस की तरफ से, यंग इंडिया कंपनी कांग्रेस की तरफ से और सोनिया गांधी राहुल गांधी का पक्ष रहते हैं। और उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि एक संपत्ति को दूसरी संपत्ति को ट्रांसफर किया गया तो वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई भी चीज नहीं बनती। फिलहाल देखना होगा कि 8 जुलाई तक लगातार होने वाली सुनवाई में क्या निकल के आता है, क्या वाकई में नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नेशनल हेराल्ड केस में आज सुनवाई होगी तो दिल्ली कोर्ट आज से 8 जुलाई तक हर रोज इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा। और अब खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है। भूस्खलन से मलबा गिरने से राजमार्ग बंद हुआ। बीती रात बारिश के बाद मलबा आया था, राष्ट्रीय राजमार्ग उमट्टा में बंद हुआ है। तो चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीती रात बारिश के बाद मलबा आया था और इसी के चलते राजमार्ग बाधित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग उमट्टा बंद हुआ। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, चमोली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, जहां बीच सड़क पर युवकों ने गुंडाई की है। युवकों की टोली ने युवक की बेरहमी से पिटाई की, लात घूसे और बेल्ट से युवक की पिटाई गई। तो रात के अंधेरे में युवक की पिटाई से सनसनी फैली है। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, कुशीनगर से अहम जानकारी, जहां बीच सड़क पर युवकों ने गुंडाई की, युवकों की टोली ने युवक की बेरहमी से पिटाई की है, लात घूसे और बेल्ट से युवक की पिटाई की। रात के अंधेरे में युवक की पिटाई से सनसनी फैली है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के आधार पर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो सेवरही थाना क्षेत्र के शिवाघाट से ये वीडियो आपको जुड़ा हुआ आपको बता रहे हैं, जहां युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। और वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सेवरही थाना क्षेत्र के शिवाघाट से जुड़ा ये वायरल वीडियो है।
देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर रहे हैं कुशीनगर की। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुराने विवाद में महिला की पिटाई हुई है। दबंगों ने एक परिवार की जमकर पिटाई की है। जेल से छूटकर आए दबंग ने दबंगई दिखाई। दबंग ने राज्यपाल के पास याचिका दायर की। गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो हाटा कोतवाली अंतर्गत झंझनपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो हाटा कोतवाली अंतर्गत झंझनपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हाटा कोतवाली अंतर्गत झंझनपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां कुशीनगर में पुराने विवाद में महिला की पिटाई हुई। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुराने विवाद में महिला की पिटाई हुई। दबंगों ने एक परिवार की जमकर पिटाई की है। जेल से छूटकर आए दबंग ने दबंगई दिखाई है और वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां महिला की पिटाई की गई। तो दबंग ने राज्यपाल के पास याचिका दायर की। गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां हाटा कोतवाली अंतर्गत झंझनपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर कानपुर से है, जहां शाहिद पिच्चा गैंग के अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस को देखकर पुलिस पर फायरिंग की। 2 शातिर अपराधी पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुए हैं। जिशान कुरैशी और फैजल से पुलिस की मुठभेड़ हुई। तो घायल अपराधी जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। फजलगंज थाना पुलिस और एसओजी टीम से ये मुठभेड़ हुई है। गोविंदपुरी रेलवे लाइन के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को देखकर पुलिस पर फायरिंग की। तो 2 शातिर अपराधी पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुए हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिशान कुरैशी और फैजल से पुलिस की मुठभेड़ हुई। जिशान कुरैशी और फैजल से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। घायल अपराधी को फिलहाल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फजलगंज थाना पुलिस और एसओजी की टीम से अपराधियों की मुठभेड़ हुई। गोविंदपुरी रेलवे लाइन के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां शाहिद पिच्चा गैंग के अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस को देखकर पुलिस पर फायरिंग की। 2 शातिर अपराधी पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुए हैं। फिलहाल घायल हुए अपराधियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिशान कुरैशी और फैजल से पुलिस की मुठभेड़ हुई है।
और चलिए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के आलमबाग इलाके में बुधवार की रात दामाद ने सास ससुर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी का उसकी पत्नी पूनम से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर महिला आयोग में भी मेडिएशन चल रहा था। लेकिन बुधवार की रात को बैग में चाकू लेकर पहुंचे जगदीप ने विवाद के बाद आरपीएफ से रिटायर्ड अपने ससुर और पेशे से शिक्षिका सास की हत्या कर दी। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपी जगदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आलमबाग के गढ़ी कनौरा इलाके में 75 वर्षीय डॉक्टर अनंत राम और उनकी पत्नी 73 वर्षीय आशा देवी के साथ रहते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि अनंतराम रेलवे सुरक्षा बल से रिटायर्ड थे, जबकि पूनम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका थी। डॉक्टर अनंतराम ने आज से 10 साल पहले अपनी बेटी पूनम की शादी जगदीप सिंह से की थी। शादी के बाद से ही जगदीप और पूनम में विवाद चल रहा था, जिसके चलते पूनम इसी साल अप्रैल महीने में अपने मायके आ गई थी। बीते बुधवार रात को अचानक जगदीप सिंह अपने ससुराल पहुंच गया और पत्नी से बात करने की कोशिश की, लेकिन जगदीप की हरकतों से परेशान पूनम ने बात करने से मना कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच झड़प होने लगी और जगदीप ने पूनम की पिटाई कर दी। घर में मौजूद पूनम के पिता अनंतराम और मां आशा देवी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो जगदीप आपे से बाहर हो गया। इस दौरान आरोपी जगदीप ने चाकू से बुजुर्ग दंपति पर ताबड़तोड़ वार करे। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और हिम्मत जुटाकर आरोपी को धर दबोचा और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपतियों को जब अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूनम ने बताया कि पति जगदीप सिंह नशे के आदी थे, जिसके चलते आए दिन विवाद होता था। इसी बात को लेकर उसने महिला आयोग में शिकायत की थी, जिसका मेडिएशन चल रहा था। पूनम ने बताया कि पति जगदीप सिंह की हरकतों से तंग आकर उससे तलाक भी देने वाली थी। जगदीप से अलग रहने की सोच रही थी, लेकिन बुधवार को जगदीप ने फोन कर मायके में रह रहे बच्चों से मिलने की इच्छा जताई तो पूनम ने कहा कि शराब पी रखी है तो घर मत आना। लेकिन कुछ समय बाद देर शाम को जगदीप घर पहुंचा और पूनम से बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ा। इस दौरान जब उसके सास ससुर ने बीच बचाव करना शुरू किया तो उन पर अपने बैग से चाकू निकालकर ताबड़तोड़ कई वार करके मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने भी जांच पड़ताल की। उन्होंने मौके से आरोपी जगदीप सिंह को गिरफ्तार करने के साथ फर्श पर पड़ा चाकू भी बरामद कर लिया है। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि पूनम की शिकायत पर आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज कर आरोपी जगदीप के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाना आलमबाग की गढ़ी कनौरा चौकी पर ये सूचना प्राप्त हुई कि इस चौकी क्षेत्र के रहने वाले दो लोग आनंद राम और आशा देवी की उनके दामाद जगदीप ने चाकू मार करके हत्या कर दी है। जो अभियुक्त है उसकी बीवी पूनम वो अपने मायके में आकर के रहने लगी थी। पति पत्नी के बीच कुछ जुड़ाव था, इस वजह से अप्रैल से यहाँ रह रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर अभियुक्त जगदीप अपने ससुराल आया और यहाँ पर जब दोनों के बीच में बात होने लगी तो बातें आगे बढ़ गई। तो उसने अपने बैग में जो अपने साथ में छुरा लेकर के आया था उससे अपने ससुर अनंतराम और अपने सास आशा देवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो दोनों घायल हो गए और जब उनको अस्पताल भेजा गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। बट सारा यकीन खत्म हो चुका था। 10 सालों से मैं यही देख रही थी और इनका इस पागलपन से मुझे डर भी लगने लगा था घर पे रहते हुए इनके साथ में, कि शायद कभी ऐसा ना हो जाए कि ये इस तरह मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और मुझे या बच्चों या खुद को नुकसान पहुंचाएं। तो इसलिए मुझे लगता था कि इस समय यही अच्छा है कि हम लोग अलग अलग हो जाएं, ये सिचुएशन ही ना है। तो बस वही छोड़ के घर आई हूँ। कंप्लेन किया है इनका फर्स्ट टाइम और डाइवोर्स के लिए हम आगे बढ़ रहे थे। अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ था क्योंकि महिला आयोग वाले उस पर ही हम लोग का मीडिएशन ही चल रहा था अभी, और आज भी यही हुआ। ऐसे मुझे सजेस्ट किया गया था कि अब मैं बच्चों से नहीं मिलने देना चाहती थी जिस तरीके का इनका है। मुझे डर लगता था बच्चे भी ऐसे ना बन जाएगा, साथ में रहेंगे या तो पता नहीं हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर साथ में रहेंगे तो इस तरह का पर्सनैलिटी ना हो जाए तो
मैं नहीं रखना चाह रही थी बच्चे साथ में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून नगर निगम के वार्ड नंबर 21 की महिलाएं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपने पार्षद के साथ देहरादून मेयर से मिली। महिलाओं ने बताया कि हमारे क्षेत्र में कई जगहों पर नशेड़ियों का बोलबाला बढ़ गया है, जिसकी वजह से महिलाओं का अपने घर से निकलना बंद हो गया है। वहीं क्षेत्र में खुलेआम देह व्यापार भी हो रहा है। महिलाओं की मांग है कि क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, जिससे इस तरह की गतिविधियों पर रोक लग सके। दरअसल क्या है कि यहाँ पर कई जो है वो असामाजिक तत्व उधर इनके घर के आसपास या गलियों में इधर घूमते रहते हैं। और दूसरा क्या है कि कुछ जो इनकी शिकायत थी कि कई महिलाएं यहाँ देह व्यापार में लगी हैं और पुलिस से उन्होंने संपर्क किया होगा, तो वैसा उनको सहायता प्राप्त नहीं हो पाई, तो इसलिए मेरे पास आई थी। मैंने एसपी सिटी जो हैं अपने प्रमोद कुमार जी, उनसे कहा है कि यहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए। जो इस प्रकार के तत्व होते हैं, क्योंकि चोरी की घटनाएं वहाँ पे बढ़ी हैं और देह व्यापार हो रहा है। समस्या भाई साहब ये है कि हमारा वार्ड संख्या 21 MKP, मैं वहाँ से पार्षद हूँ और ये सब जो है आसपास के सम्मानित निवासीगण हैं। जो हम बहुत लंबे समय से यहाँ पर एक समस्या झेल रहे हैं, वो है कि यहाँ पे पटेल रोड, आपका फालतू लाइन, इस पूरे क्षेत्र में नगर निगम के प्रांगण के आसपास यहाँ पर बहुत लंबे समय से जो है देह व्यापार का कारोबार चल रहा है, अवैध कारोबार चल रहा है। और जो नशे की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, नशे बेचने वाले लोग हैं, इस प्रकार के लोगों को यहाँ पे संख्या जो है पिछले काफ़ी समय में बढ़ गई है। तो जब काफ़ी समय से हम प्रयास कर रहे थे, हमारा बोर्ड गठित हुआ। अब माननीय मेयर साहब के पास हम सब मोहल्ले वालों को लेकर मैं आया हूँ और मेयर साहब के नेतृत्व में हमने बात करी है अभी एसपी सिटी साहब से कि यहाँ पर जो है गश्त बढ़ाई जाए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। गोड्डा में झारखंड बोर्ड द्वारा 11वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत पारस उच्च विद्यालय गोरीकिता की 3 छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन कर स्कूल टॉप किया। प्रथम स्थान पर पार्वती टुडू, द्वितीय स्थान पर ब्यूटी कुमारी और तृतीय स्थान पर नैना कुमारी ने कब्जा जमाया है। इन तीनों छात्राओं ने न केवल अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे झारखंड के शिक्षा क्षेत्र में एक प्रेरणादायक मिसाल कायम की है। रिजल्ट घोषित होने के बाद पूरे विद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। शिक्षकों और छात्रों में जश्न का माहौल है। स्कूल की प्रधान अध्यापिका प्रमिला सोरेन ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी ये बेटियां निश्चय ही भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगी। इनकी लगन और मेहनत हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां DPSIC में पौधारोपण हुआ है। कार्यक्रम में शामिल हुए डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी, प्रबंधक सर्वेश सिंह कटियार ने डीएम का स्वागत किया। प्रधानाचार्य शिवोम द्विवेदी ने आभार जताया है। तो प्रधान सर्वेश कुमार व दुर्गा वाहिनी की विधि सिंह रही मौजूद। विहिप के श्याम मोहन तिवारी व अभिषेक शाक्य ने पौधारोपा। वन अधिकारी की मौजूदगी फ्रेंड क्लब ने पौधारोपण किया। प्रभागीय निदेशक की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ है। फ्रेंड क्लब की टीम ने पौधारोपण में सहयोग किया।
फ्रेंड क्लब की टीम ने पौधारोपण में सहयोग किया। प्रभागीय निदेशक की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ। विहिप के श्याम मोहन तिवारी व अभिषेक शाक्य ने पौधा रोपा। वन अधिकारी की मौजूदगी फ्रेंड क्लब ने पौधारोपण किया। प्रभागीय निदेशक की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीपीएसआईआर में पौधारोपण हुआ। फर्रुखाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीपीएसआईसी में पौधारोपण हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्टता से निर्देशित किया कि मानसूनी बारिश के दौरान लोगों को असुविधाएं नहीं होनी चाहिए, इसलिए नाले नालियों की सतत निगरानी और साफ सफाई कराई जाए। आवश्यकता अनुसार पंपिंग स्टेट्स का उपयोग कर जल भराव वाले स्थानों को सुविधाजनक बनाए रखा जाए। सीएम ने बारिश के दौरान पेयजल की शुद्धता बनाए रखने पर जोर दिया। साथ ही संक्रामक बीमारियों से अलर्ट मोड पर रहकर निपटने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान शिविरों में प्राप्त होने वाली शिकायती पत्रों के त्वरित निस्तारण में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद सुल्तानगंज क्षेत्र में शराब माफिया लगातार सक्रिय हैं। श्रावणी मेले के नजदीक आते ही तस्करी की गतिविधियां तेज हो गई हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सतर्कता के साथ इन पर लगाम लगाने में जुटा है। मंगलवार देर शाम सुल्तानगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिर्जा गांव निवासी बिच्छो तांती के घर छापेमारी की, जहां से 118 बोतल बियर, 25 से ज्यादा बोतल अंग्रेजी शराब समेत विभिन्न ब्रांड की शराब जब्त की गई। थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि छापेमारी पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार व सीआईटी टीम द्वारा शुरू की गई। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि ये शराब श्रावणी मेले में खपाने के लिए लाई गई थी। इस कार्रवाई के बाद शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस लगातार अभियान जारी रखे हुए है और श्रावणी मेले के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है।
और अब खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। समाज में फैले अंधविश्वास की वजह से एक मासूम बेटी को अपनी मां की जान बचाने के लिए 13 किलोमीटर पैदल चलकर थाने जाना पड़ा। बता दें कि मामला दुद्धी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां जानकारी के मुताबिक बच्ची की चाची और गांव के कुछ पाटीदारों ने अंधविश्वास के चलते उसकी मां को डायन बता दिया। इसके बाद से महिला को लगातार गालियां दी जा रही थी, पीटा जा रहा था और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। जब बेटी ने अपनी मां के सम्मान के लिए आवाज उठाई तो उसे भी निशाने पर लाया गया। मां पर हो रहे अत्याचार से आहत बच्ची ने बिना किसी को बताए 13 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर दुद्धी कोतवाली पहुंचने का साहसिक निर्णय लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। निर्मला पुत्री नंद कुमार उम्र 13 वर्ष ने थाना दुद्धी पे आके प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी विपक्षी ने उसकी मां को डायन कहते हुए उसके एवं उसकी मां के साथ मारपीट की। हमार माई के डायन बोललन और कलुआ बोललन, हमरा मारत रहन तीनों के झोटा पकड़ के, हमार माई के, हमरा, हमार दीदी के। तो हम यहाँ दौड़ते आए थे पैदल, और यहाँ से फिर वहाँ गए थे राजघाट। घर में ढोक के मारता है, डायन कहता है, और ऐसा के छेड़े मुँह तो कहता तुम टांग के मुँह आयो, अति करो। काल भी धोखा 3 बार हो गया सर, करना अति करेंगे। बहुत मारता है, काल ऐसे पटक पटक मारा, सर मुड़ी अट दिया, लड़का के हमारा पटक पटक घर में भीतर ढुक गया। फिर ओकर बाद फिर ईटा चलाया, पखल चलाया। और अब खबर खैरागढ़ से है, जहां थाना क्षेत्र के ग्राम खैरबना में बीते 26 जून को ही महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका मोहिनी साहू अक्सर अपने पड़ोसी सविता साहू को टोनी ही कहती थी। इससे सविता नाराज रहती थी और अपमान समझकर उसे अपनी बेटी जसिका और भतीजे दीपेश के साथ मिलकर मोहिनी की हत्या कर दी। आरोपी छत के रास्ते मोहिनी के घर के अंदर पहुंचे और सोते समय रस्सी से गला घोंट दिया। इसके बाद मौत सुनिश्चित करने को धारदार हिंसा से उसकी गर्दन व चेहरे पर कई वार किए। छब्बीस जून को ये घटना हुई थी। इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके हमने केस क्रैक कर दिया है। इसमें 3 आरोपी थे। नंबर 1 सविता साहू, नंबर 2 जशिका उनकी जो बेटी थी, और तीसरा उनका भतीजा दीपेश। ये एक मर्डर प्लान था। उसका मोटिव जो अभी तक जो हमें मंशा जो है पता चली है, वो ये पता चली है कि जो मृतिका है वो इनको अक्यूज को टोनई बुलाती थी, जो कि एक बहुत उनको अपमान लगा था। इसके लिए उन्होंने मौका देखा जब वो जिस दिन वो खेत नहीं गई। और अब खबर जबलपुर से है, जहां नगर निगम की अतिक्रमण कार्रवाई में मकान टूटने के बाद बेघर हुई अनीसा बेगम ने अब पूर्व पार्षद ताहिर अली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि साल 2018 में उसका मकान अतिक्रमण में टूट गया था। नगर निगम द्वारा उसे अस्थायी रूप से लेमा गार्डन के क्वार्टर में रखा गया, लेकिन कुछ महीनों बाद ताहिर अली और उसके सहयोगियों ने क्वार्टर खाली कराने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि पार्षद ताहिर अली ने उसे क्वार्टर आवंटित कराने के नाम पर 50,000 रुपये मांगे और नगद पैसे लेकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। वहीं अब पूरी तरह से बेघर हो चुकी है और उसकी जमा पूंजी भी ठगी जा चुकी है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और अपनी रकम वापस दिलाने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शुरू से हम यहीं रहे हैं और गुलशन बाबरा ने यहाँ के अतिक्रमण में मकान तोड़ दिए थे, तो हम लोग को गोहलपुर भेजा था नगर निगम की गाड़ी से।
कुछ दिन रहे और ताहिर अली ने लड़के भेज के हमसे 50,000 रुपया ले लिया कि तुमसे कोई नहीं बोलेगा और तुम रहे यहाँ। किस संबंध में लिखा के लिए लिया था? मकान के मतलब तुमको यहाँ रहने मिल जाएगा, अतिक्रमण में आए हो तुम लोग, लेकिन पैसा लगेगा यहाँ 50 रुपये हमको, जब 50,000 रुपये जब दोगे तब यहाँ रहने मिलेगा। तो अभी तक तो बोलता रहा कि देंगे देंगे, अब बोलता जो करते बने तो कर लो, हम नहीं देंगे। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर चिड़ियाघर से दर्शकों के लिए राहत भरी खबर है। बताते चलें कि राष्ट्रीय उच्च पशु संस्थान भोपाल से 12 जानवरों की तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके बाद चिड़ियाघर के डायरेक्टर महावीर कौजालगी ने स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों के साथ बैठक कर चिड़ियाघर खोले जाने के संबंध में एक रिपोर्ट मुख्यालय भेजी है। बताया जा रहा है कि मुख्यालय से संस्तुति मिलते ही पर्यटकों के लिए चिड़ियाघर खोल दिया जाएगा। बता दें कि गोरखपुर से इलाज के लिए कानपुर जू लाए गए शेर, पटौदी और मोर में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए थे। तभी से बर्ड फ्लू संक्रमण के एहतियातन के तौर पर 13 मई से चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं बड़ी संख्या में शहर के आसपास जिलों से लोग चिड़ियाघर घूमने आ रहे हैं, जिन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। कई दर्शकों ने बताया कि मैप पर चिड़ियाघर खुला दिखाई देता है, जिसके चलते किराया लगाकर वो यहां पर पहुंच जाते हैं और गेट से ही वापस लौटना पड़ता है। देखिए, जब से जू में बर्ड फ्लू का पॉजिटिव रिपोर्ट आया था, वह 14 मई को लिया हुआ सैंपल था। 16 मई को रिपोर्ट आया था कि ये बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद लगातार 4 रिपोर्ट्स यहाँ सैम्पलिंग किए गए, 4 रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुके हैं। परंतु एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइन है जू को पुनः ओपन करने के संबंध में, ऐसे बर्ड फ्लू आउटब्रेक होने के बाद। तो वो ये कहता है कि 15 दिन के अंतराल में लिए हुए 2 सक्सेसिव सैंपल नेगेटिव ऋणात्मक आने के बाद जू खोले जा सकते हैं सक्षम स्तर की अनुमति के उपरांत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एटा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र की नई बस्ती में 24 वर्षीय विवाहिता सबीला ने घरेलू विवाद से परेशान होकर टॉयलेट क्लीनर पी लिया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। परिजन उसे दोबारा एटा लाए और वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई है। पति तौकीफ के अनुसार मामूली कहासुनी के बाद सबीला ने खुद को कमरे में बंद कर इस घटना को अंजाम दिया। गोदाम चौकी प्रभारी शिवा जादौन ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पुष्टि हो पाएगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल में लिफ्ट अचानक बंद हो गई, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार और सामाजिक वानिकी विभाग के डीएफओ भारत कुमार समेत 10 लोग फंस गए। अधिकारी अस्पताल निरीक्षण के लिए आए थे। करीब 20 मिनट तक फंसे लोगों को अस्पताल के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। बताया कि लिफ्ट पहले भी खराब चल रही थी और 10 दिन पहले मरम्मत के बाद ही फिर से खराब हो गई। घटना के बाद लिफ्ट को बंद कर दिया गया और तकनीशियन को बुलाकर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी इस खराबी पर नाराज हैं और तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, ये कहावत चरितार्थ होती है। बाराबंकी जनपद न्यायालय में तैनात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला जज कृष्ण चंद्र सिंह और उनकी पत्नी कृष्णप्रिया सिंह पर जनपद की इस युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी ने 8वें एशिया कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीतकर न सिर्फ परिवार का बल्कि जनपद का नाम भी बढ़ाया है। जनपद के युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी कृष्णप्रिया सिंह ने नेपाल के पोखरा में आयोजित 8वें एशिया कप ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीतकर जनपद का गौरव बढ़ाया है। ये चैंपियनशिप 27 से 29 जून तक आयोजित हुई थी। कृष्णप्रिया की इस सफलता से जहां जनपद में खुशी है, वहीं उनके माता पिता ने अपार खाऊंगी व्यक्त करते हुए मुंह मीठा कराया एवं शुभाशीष दिया। के न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अपनी इस प्रभावशाली सफलता का श्रेय कृष्णप्रिया ने अपने दिवंगत कोच विजेंद्र धानुक, अपने माता पिता को दिया। किसी भी का सर इंटरव्यू अगर कोई भी मान के चलिए आपसे तो हमारी प्रतियोगिता जो थी इट वाज इन नेपाल पोखरा एंड वहाँ पर इंटरनेशनल 8th एशियन कप था। वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले तो हमारी एकेडमी ने इनरोल किया था। वहाँ से 7 बच्चे चुने गए थे, उनमें से 3 लड़कियाँ थीं, उनमें से एक हम थे। और वहाँ जाने के बाद वेट कैटेगरी डिसाइड होना और हमारे मैचेस 3 राउंड में हुए थे। मेरा पहला मैच नेपाल से ही था और उसको मैंने जीता। उसके बाद मेरा मैच भूटान से था, आई ऑल्सो वन दैट एंड माई लास्ट मैच वॉज विद South Korea, which I sadly lost with the score of 3-4, and after that I bagged a silver medal. और अब खबर मथुरा से है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाद्य विभाग ने भोला डेयरी पर छापा मारा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मथुरा से है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाद्य विभाग ने भोला डेयरी पर छापा मारा है। भोला डेयरी पर खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई। मिलावटखोरों में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा। बिना लाइसेंस के चल रही डेयरी नकली पनीर बनाने का अवैध कारोबार चल रहा था। 1100 किलो पनीर बनाने की खाद्य सामग्रियां जब्त की गई हैं। डेयरी संचालक चरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। डेयरी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्णिमा मेले में पनीर को खपाने की तैयारी थी। 4 जुलाई से 11 जुलाई तक चलेगा पूर्णिमा मेला। 2 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। फिलहाल डेयरी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील चौधरी जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरीके से डेयरी पर छापा मारा गया है, छापेमार कार्रवाई में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है और कब से इस डेयरी में इस तरीके से अवैध पनीर बनाया जा रहा था? जी, मैं आपको बता दूं कि खाद्य विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अभी मथुरा में क्या गोवर्धन में मुड़िया पूनम का मेला 4 तारीख से 11 तारीख तक चलेगा। इसमें करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है देश विदेश से यहाँ पे परिक्रमा लगाने के लिए आएंगे। इसको लेकर जो खाद्य की जो दुकानें हैं वह भी सक्रिय हो गए हैं। वह लगभग बरसाना में खाद्य विभाग की टीम ने एक भोला डेयरी है उस पर छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें 1100 किलो पनीर और भारी मात्रा में खाद्य सामग्री जो है मिलावटी सामग्री है वह उन्होंने जब्त की है। जिस तरीके से मथुरा में जो खाद्य विभाग जिस तरीके सक्रिय है, लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है, उससे हड़कंप मचा हुआ है। जो मिलावटखोर है उनमें बहुत हड़कंप है। कहीं न कहीं देखा जाए तो जो मिलावटखोर है वह अपने मुनाफा पाने के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो पनीर है, पनीर में मिलावट करते हैं और जो खाद्य सामग्री है उनमें मिलावट करते हैं, जिससे कि लोगों की जान का खतरा है। इसको लेकर प्रशासन एक्टिव मोड पर है। खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 1100 किलो पनीर है उसको पकड़ा गया है। इस पर लगातार खाद्य विभाग जो मिलावटखोर है उन पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। जी ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।